अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फिज़िक्स के पब्लिक डिमांड पे आप लोगों के इसरार पर थोड़ा सा सॉल्यूशन क्लास लेना है ख़ास तौर से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फिज़िक्स के ऑलरेडी आप सबको दिए गए हैं, हर चैप्टर से एक 4 से 5 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। पहले और दूसरे चैप्टर के कुछ ज़्यादा पॉइंट्स है क्योंकि चैप्टर्स भी बड़े हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से थोड़ा अब हम सॉल्यूशन के साथ आज थोड़ा सा क्लास हम ले लेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट बढ़ते हैं हमारे पीडीएफ की तरफ। चलिए, तो हमारा जो सिलेबस का पहला चैप्टर है वो है बच्चों रोटेशनल डायनामिक्स। अब रोटेशनल डायनामिक्स में, जैसे मैंने पहले भी बताया, रोटेशनल डायनामिक्स में और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड दोनों चैप्टर के कुछ पॉइंट्स हमने ज़्यादा हैं। बाकी आप देख सकते हैं अगले चैप्टर्स जो है एक 3-4 टॉपिक्स हमने ख़ास तौर से दिए हुए। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले रोटेशनल डायनामिक्स से। पहला जो टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक पहले चैप्टर का, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड टेंशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग वीसीएम। असल में परफॉर्मिंग वीसीएम यहाँ टाइपिंग में रह गया, वीसीएम वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसे हम कहते हैं। तो ये डेराइव करना है आपको, बड़ी आसानी से आप डेराइव कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं करना क्या है, आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपको बोला एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग वीसीएम, अगर वीसीएम में वेलोसिटी के लिए अगर आपको बोलता है तो सबसे पहले आपने क्या करना, थोड़ा सा थ्योरी लिख देना। थ्योरी में बोल देना लेट अस कंसीडर अ बॉडी परफॉर्मिंग वीसीएम ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये फिगर को देख के आप बड़ी आसानी से बोल दे सकते। ये फिगर है, बॉडी यहाँ पर वीसीएम परफॉर्म कर रही है, ये हमारा ओ सेंटर है, आर रेडियस है इस सर्कल का, है ना, जिस पर हमारी बॉडी जिस सर्कमफ्रेंस पर वीसीएम परफॉर्म हो रहा है, ये मिड पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट है। ऐसे बता देना है। और थ्योरी में बस इतना भी बोले तो काफ़ी है। लेट अस कंसिडर अ बॉडी परफॉर्मिंग वीसीएम ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर। अब आप डायरेक्टली आ जाना है, थोड़ा सा थ्योरी बोलने के बाद डायरेक्टली एक एक से हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले बेटे हम हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला वो निकालेंगे, देन लोवेस्ट पे निकालेंगे एंड देन मिडवे पे। तीनों पॉइंट्स पर हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला डेराइव करके देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट की। एट हाईएस्ट पॉइंट दैट इज एच पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट। सो जब हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो कंसीडर कर लो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ वीसीएम परफॉर्म कर रहा है वो कहाँ पर है, एच पर है। तो डायरेक्टली बोल देना लेट द ऑब्जेक्ट, लेट द बॉडी, आप बोल सकते हैं लेट द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट एच। कहाँ पर है भाई? एच पर है, एट पॉइंट एच बोलकर बोल दी। अब जब बॉडी एच पर है तो उस पर कौन सी फोर्स एक्ट होगी? तो सबसे पहले इस पर जो फोर्स एक्ट होगी वो रहेगा इसका वेट, दैट इज mg। तो डायरेक्टली बोल देना द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय, आपने बोलना है कि कौन सी फोर्स एक्ट होगी और डायरेक्टली बोल देना नंबर 1 द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट रहेगा, हमको मालूम है वेट दैट इज mg हमको मालूम है वेट एक्ट होगा। दूसरी बात, अब यहाँ पर आप दो बातें बोल सकते हैं। एक तो आप बोलना कि भाई कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही, हमको मालूम है सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है, और सर्कुलर मोशन जब हो रही है तो हम बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पर जनरेट होगी, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पर जो है तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट होगी। सो सेंट्रीफ्यूगल यानी सेंटर से अवे जो एक्ट होगी, एंड हम जानते हैं mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सो सेकेंडली आप बोल सकते हैं कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेकंड जो फोर्स इस पर एक्ट होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, दैट इज mv²/r। ये दो फोर्सेस एक्ट होंगे इस ऑब्जेक्ट पर, बता देना है। फिर डायरेक्टली इक्विलिब्रियम हम लगा सकते हैं। इक्विलिब्रियम कैसा लगाना?
अप साइड इक्वल टू डाउन कर देना, राइट इक्वल टू लेफ्ट कर देना, बस इतना ही काम करना है। तो यहाँ पर तो अप और डाउन है, तो डायरेक्टली बोल देंगे हम द बैलेंसिंग कंडीशन जब यहाँ पर हम लगाएंगे, सो डायरेक्टली वी कैन राइट mv स्क्वायर बाय r इट इज इक्वल टू mg, यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस को इक्वल कर दी। अब क्या है भाई, इधर का m कैंसिल करें, ये r को इधर ला लो, सो इट विल बी लाइक v स्क्वायर इक्वल टू आर जी, एंड स्क्वायर कट कर दिए, रूट ले लिए, सो इट इज v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एट पॉइंट h। सबसे पहला हमने लेकर आ गए। और आप ये जो सेंट्रीफ्यूगल बता, इसके बजाय आप ये भी बता सकते नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r भी बोल सकते, विच इज प्रोवाइडेड बाय दिस वेट mg, सो इट विल बी आल्सो इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू mg। सो आप ये जो सेकंड पॉइंट है इसको दो तरीके से बोल सकते, या तो आप बोलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इफेक्ट हो रही और बैलेंसिंग कंडीशन लगाओ, या आप बोलो कि सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी है, जरूरी है जो सेंट्रीपिटल फोर्स वो भी इधर ही है, लेकिन विच इज प्रोवाइडेड बाय वेट mg, यानी हमको मालूम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं रहती, बल्कि हम देखते वहां पर कौन सी फोर्स है और उसी को बोल देते टू ही सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर हम ऐसा भी बोल सकते mg सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ऑलवेज दिस इक्वेशन होल्ड्स द सेम थिंग एंड mm गेट कैंसल, v का फॉर्मूला इस तरह से आप डेराइव कर ले सकते। अदरवाइज अब आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट लेकर आना है, कहाँ पर भाई, लोवेस्ट पॉइंट पे। सेकंड लेकर आएंगे एट लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट पे जब डेरिवेशन करना है, डायरेक्ट न्यूटन्स थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ मोशन भी जिसे हम कहते हैं, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे डायरेक्टली, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमने थर्ड इक्वेशन जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है यूज करना है। v जो होता है हमेशा याद रखना फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी की जब बात करेंगे सो हमको मालूम है कि जब भी vcm के अंदर एक कंडीशन याद रखना, इनिशियल पॉइंट हमेशा यही रहेगा, इनिशियल पॉइंट हमेशा लोवेस्ट ही रहेगा, कोई भी बॉडी जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगी। सो यहाँ की वेलोसिटी इनिशियल, यानी हम इसको बोल दे सकते u, यानी जो l पॉइंट की वेलोसिटी है जो कि हमको मालूम करना है, एंड v इन दिस केस v इज द फाइनल वेलोसिटी, ये रहेगा vh वाला। फिलहाल हम इन दोनों का रिलेशन देख रहे हैं तो इसको और इसको ही देखना सिर्फ, और vh को बोल देंगे फाइनल वेलोसिटी जो कि हमको मालूम है, अभी हमने लेकर आई है v अंडर रूट आर जी, और s जो होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो देखो दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट r टोटल कितना 2r इस तरह से लेना है, एंड एक्सेलरेशन इन दिस कंडीशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट इट इज गोइंग अपवर्ड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, सो वी कैन राइट एज माइनस जी, ए के जगह हम माइनस जी यूज करेंगे। ये वैल्यूज यहाँ रख दो, आपको VL मालूम हो जाएगा। सो v की जगह हम रख सकते हैं अंडर रूट आर जी स्क्वायर इज इक्वल टू u की जगह VL स्क्वायर प्लस 2 a के प्लेस में माइनस जी, s के प्लेस में 2r। सो ये स्क्वायर कैंसल एंड रूट कैंसल, यहाँ आर जी बच गया, और यहाँ अगर देखें ये प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4rg, माइनस 4rg इधर ला लो तो ये हो गया प्लस 4rg, क्या हो गया भाई प्लस 4rg, एंड इधर बच गया VL स्क्वायर। देयरफॉर VL इज इक्वल टू स्क्वायर काटे अंडर रूट लगाए rg प्लस 4rg टोटल 5rg, सो इट विल बी 5rg। ये आ गया VL, है ना, VL अंडर रूट 5rg है, स्क्वायर रूट ले रहे इसलिए अंडर रूट लगा रहे, इधर का स्क्वायर कट इधर रूट लग गया, ये आ गया लोएस्ट पॉइंट। नाउ अब इन दोनों का रिलेशन लगाओ और मिडवे का मालूम करो। सो थर्ड हमारी जो कंडीशन है एट मिडवे पॉइंट, सेम यहाँ पर भी आपको ये थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन ही यूज़ करना है न्यूटन की, है ना। तो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करने के लिए थोड़ा सा इसको एक साइड करेंगे हम, स्क्रीन में कैमरे के बाहर ना जाए इसलिए। सो थर्ड इक्वेशन है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अब ये दोनों के रिलेशन में बोलो v क्या है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, तो ये फाइनल या ये फाइनल, तो हमेशा हमने बोले कि ये इनिशियली होता है, देयरफॉर ये फाइनल रहेगा। सो vm फाइनल जो कि हमको मालूम करना है। अब बेटे ये जो l है यहाँ की वेलोसिटी जो होती है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और जो कि हमको मालूम है अंडर रूट 5rg।
एंड नाउ एस के प्लेस में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं ओनली आर, सो वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट आर एंड एक्सेलरेशन एज इट इज माइनस जी आप यूज करेंगे। ये वैल्यूज यहाँ रख दो, वी एम आपको मालूम हो जाएगा, वी के प्लेस में रख दिए वी एम स्क्वायर, यू के प्लेस में आप रख सकते हैं अंडर रूट 5r स्क्वायर प्लस 2 ए के प्लेस में रखे आपने माइनस जी एंड एस के प्लेस में रख दिए आर। सो इट विल बी स्क्वायर कट एंड रूट कट 5r प्लस माइनस माइनस 2r, देयरफॉर वी एम इक्वल टू 3r। ये वी एम का स्क्वायर है, स्क्वायर कैंसिल करें, रूट लगा दिए। सो आप देख सकते हैं सबसे फास्ट सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी कहाँ पर है, लोवेस्ट पे अंडर रूट में 5r, उससे कम यहाँ पर अंडर रूट में 3r, सबसे कम यहाँ पर अंडर रूट r। यहाँ पर हम किसी डोरी से यानी कि किसी स्ट्रिंग से बांधकर जब घुमा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला डेरिवेशन हमको करना है। ये है हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ सेम अगर टेंशन के बारे में पूछे तो ज़्यादा टेंशन आपने नहीं लेना है। अगर आपको एक्सप्रेशन फॉर टेंशन बोलता है परफॉर्मिंग वीसीएम में, तो सेम टू सेम आप पहले बता देंगे। लेट अस कंसीडर एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग वीसीएम ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर। ये तो आपने सेम टू सेम बोल देना है और एक जनरल इक्वेशन बना लेना है। लेट अस कंसीडर द बॉडी एट पॉइंट पी। सपोज कर लेना कि बॉडी अभी कहाँ पर है, पॉइंट पी पर है। ये थ्योरी थोड़ा सा आपने फिगर देखकर बोल देना है। अब बॉडी पी पॉइंट पर है तो क्या क्या फोर्सेस एक्ट होगी उसके ऊपर ये बात करेंगे आप। तो डायरेक्टली थ्योरी लिखने के बाद लिख देंगे द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय। कौन सी फोर्सेस एक्ट होगी भाई इसके ऊपर, तो पहली फोर्स बेटे हमको मालूम है वो होती है mg, और mg को हम ये एंगल थीटा है। सो ये अल्टरनेट हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल नज़ीरी जिसे हम कहते हैं, ये भी थीटा रहेगा। और कोई भी किसी भी फोर्स के हम जब दो डायरेक्शन में दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक बनाते साइन एक कॉस, और याद रख लो जिधर थीटा उधर कॉस, सो इट विल बी mg cos थीटा। एंड यहाँ से यहाँ तक फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमको मालूम है, ये ऑलरेडी हमारे पास है। ये हमने एफबीडी में बता देना है कि पहली चीज़ जो है, पहली फोर्स क्या एक्ट हो रही भाई, इट्स वेट mg, इसका वेट mg, हुज कंपोनेंट, जिसका कंपोनेंट हम ले रहे, हुज कंपोनेंट किधर भाई, अलोंग रेडियस, रेडियस के साइड में जिधर कंपोनेंट उसका क्या बन रहा है, mg cos थीटा बन रहा है, mg cos थीटा। अब दूसरा साइन वाला इधर है लेकिन उसका फिलहाल यूज नहीं है तो नहीं बनाए तो भी चलेगा। एंड सेकंड वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर बाय r। ये आपने पहले स्टेप में बता देना है। और टेंशन की जब बात करें तो टोटल फोर्स जो इस पर लगती है हमको मालूम है वो टेंशन है। सो वी कैन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं द टेंशन इज गिवन बाय, आपने डायरेक्टली याद रखना है द टेंशन इज डायरेक्टली फॉर्मूला T इज इक्वल टू, सो इट विल बी लाइक T इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक की फोर्स है mv स्क्वायर बाय r प्लस ये फोर्स है mg cos थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन जिसको आप इक्वेशन 1 बोलकर डायरेक्टली रख सकते हैं या इक्वेशन A बोल के आप रख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, हाईएस्ट पे, लोवेस्ट पे, मिडवे पे, हर जगह पर जो है जो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू है वो यहाँ रखना है और थीटा की वैल्यू यहाँ जब बात करेंगे यहाँ से स्टार्ट करके तो थीटा रखेंगे 180 और यहाँ रखेंगे तो 90 डिग्री और यहाँ तो 0 डिग्री। ये वैल्यूज रख के आप तीनों टेंशन मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सॉल्यूशन करके निकालना है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी का है यहाँ पर जो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आपने फिगर ड्रॉ कर देना है ना, आपने केपी पेपर में भी ये दिया है, तो फिगर ड्रॉ कर लेना कि भाई सब लेट अस कंसीडर अ बॉडी, एक बॉडी है भाई, है ना, हैविंग n पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 डॉट 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 अप टू mn, ओके, एंड सिचुएटेड एट डिस्टेंस r1 कॉमा r2 कॉमा r3 डॉट 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 अप टू rn
फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन रिस्पेक्टिवली, ऐसा आपने बोल देना है। और दूसरी बात एक बता देना कि भाई इट हैज़ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये फिगर आपने सिंपली बना देना है और जो थ्योरी में हमने बोले वही लिख देना है। लेट अस कंसीडर अ बॉडी हैविंग एन पार्टिकल्स of masses m1 m2 m3 dot 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 mn situated at distance r1 r2 r3 dot 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 rn, है ना, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपने क्या करना है, 3 फॉर्मूले याद रखना है टॉर्क के लिए स्पेशली। तो सबसे पहले थ्योरी जो हम बोले वो लिखने के बाद डायरेक्टली आप पहले एक की बात करेंगे, सिर्फ पहले वाले की बोलने का डायरेक्टली, फॉर पार्टिकल ऑफ मास m1, पहले वाले पार्टिकल की बात करेंगे, पार्टिकल ऑफ मास m1 जिसका मास m1 है। हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं बेसिक फॉर्मूला टॉर्क का, दैट इज F इंटू आर, बेसिक फॉर्मूला है टॉर्क का, जनरल फॉर्मूला है। और जब हम बात m1 की कर रहे हैं तो यहाँ लगाएंगे 1 1 1, टॉर्क 1, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल मास m1, so it is F1 and R1, and we know that by Newton's second law F equal to, we can write ma, so here it will be tau 1 is equal to F की जगह हम ma रख सकते हैं, so ये बन जाएगा m1 a1 into R1, okay। and finally एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन a इज इक्वल टू आर अल्फा हम पुट कर सकते हैं। सो ये बन जाएगा टो 1 इज इक्वल टू m1, a के प्लेस में रखेंगे r1 अल्फा इंटू r1, सो ये बन जाएगा m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा। ये आ गया वैल्यू टॉर्क, किसके लिए भाई, m1 के लिए। अब हर एक का लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बोल दो सिमिलरली बोल दो, टो2 क्या हो जाएगा, इसी को देख के बोल दो भाई m2 r2 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा सिमिलरली। एंड ऑल्सो फॉर, डायरेक्टली आप ले सकते हैं nth पार्टिकल के लिए, सिमिलरली यहाँ बोल सकते हैं आप फॉर m2 एंड ऑल्सो फॉर mn के लिए क्या हो जाएगा, टो n इक्वल टू mn rn स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास टॉर्क मिल गया, हर एक पार्टिकल का टॉर्क हमने निकाल ली। हमको क्या चाहिए, पूरे बॉडी पर एक्ट होने वाला टॉर्क। सो इट विल बी लाइक दिस, एक डायलॉग मारना यहाँ पे, क्या बोलना, जो इक्वेशन में लिखा रहा हूँ वही बोल देना, द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, the torque acting on rotating body is equal to the sum of torque acting on each particle, यानी हर पार्टिकल के टॉर्क एक्टिंग जो भी है उसको मिला देंगे, सो वी कैन, हम हासिल कर सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, एंड हम पूरे बॉडी पर एक्ट होने वाला टॉर्क हम कंक्लूड करके निकाल सकते हैं। सो इट विल बी आई टो इज इक्वल टू, टो 1 के प्लेस में हम रख सकते हैं हमारा फॉर्मूला m1 r1 स्क्वायर अल्फा, टो 2 की जगह आप रख सकते हैं m2 r2 स्क्वायर अल्फा, ओके, प्लस टो 3, एक से 2 भी लिखे तो काम चल जाएगा, अच्छा दिखाने के लिए तीसरा भी लिख सकते, अदरवाइज डायरेक्ट टो n के लिए mn rn स्क्वायर अल्फा आप इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है, ओके। सो लेट्स सी, अब ये सबके पास आप देख सकते हैं भाई टो कॉमन है, सो वी कैन राइट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर, एंड अल्फा हमने ले लिए कॉमन। और ये जो ब्रैकेट है सबके बीच में प्लस है तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन, सबके बीच में प्लस है तो क्या यूज कर सकते हैं हम, समेशन। कहाँ से कहाँ तक, अभी i इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। क्यों भाई, mr स्क्वायर यानी mr स्क्वायर का प्लस है पूरा का, और 1 to n के प्लेस में i रख दिया हमने, i इक्वल टू 1 to n ऐसा रख दिया, और ये बाहर रख दिया अल्फा। और थोड़ा दिमाग पे जोर डाले, है ना, आगे हमारा एक टॉपिक भी है ये वैसे इंपॉर्टेंट, में अभी बता देता हूँ, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका फॉर्मूला है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। सो टो इज इक्वल टू आई अल्फा, ये आ गया टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। ये जो फॉर्मूला है इसको और तफसील में हम नेक्स्ट जब टॉपिक है थोड़ी देर में अभी अच्छे से देखेंगे, फिलहाल याद रख लो ये फॉर्मूला है आई का, ठीक है भाई। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने वाली बात है, नीचे दिख रहा एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम।
एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम में 4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है हमारे पास व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल रोड। हॉरिजॉन्टल रोड पे गाड़ी जा रही है तो क्या होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला। दूसरा है भाई वेल ऑफ डेथ, मौत के कुएं के अंदर गाड़ी चला रहे तो क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम सेकंड। तीसरा है बैंक्ड रोड पर गाड़ी जा रही है ना, व्हीकल पासिंग थ्रू बैंक्ड कर्व रोड तो क्या। और चौथा है कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें तो है 4 एप्लीकेशन, लेकिन उसको साइड में अलग से और एक बार हाईलाइट किया गया है। कोनिकल पेंडुलम को आपने अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। तो बच्चों कोनिकल पेंडुलम देख लेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम जो है वो जो है आपको साथ में ऑलरेडी वीडियो है हमारे पुराने, वही वीडियो के अंदर से हम आपको डबल से बता देंगे, ठीक है। बाद उसके आगे के पॉइंट्स हम देख सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम है इसके भी लिए हमको खास तौर से जो स्टडी करना है वो पॉइंट्स भी हम आपको साथ साथ बताएंगे। पहले देखते हैं डायरेक्टली हम एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, यही पॉइंट को शुरू कर लेंगे पहले अपन डायरेक्टली। ये कोनिकल पेंडुलम 4th पॉइंट उसी के अंदर आ जाएगा। अब देखो ये चारों पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सबके अंदर क्या करना है भाई, आपने एफबीडी बनाना है और उसको सॉल्व करते जाना है और थ्योरी भी साथ साथ बताना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड से गाड़ी जा रही है तो क्या होता है, तो थोड़ी सी थ्योरी शुरू में बोल देने का। लेट अस कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m, है ना, मूविंग थ्रू हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। ये रोड ऐसी है, पूरी ऐसी रोड है, हम पीछे ठहर के देख रहे हैं, ये गाड़ी उधर जा रही है रोड पे। ये रोड का एक हॉरिजॉन्टल फेस हम लेके स्टडी कर रहे हैं। असल में ये रोड कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, ओके। सो इसका जो रेडियस है, ये रोड का रेडियस सपोज सेंटर यहाँ कहीं होगा, सो ये रेडियस जो है हमारा जो है कंटिन्यू इधर, ये r रेडियस है इस सर्कल का जो रोड से बन रहा है, और ये जो हमारी गाड़ी जा रही है हमने बता दी। थ्योरी शॉर्टली बोल देना, लेट अस कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m पासिंग थ्रू अ कर्व हॉरिजॉन्टल रोड एज शोन इन फिगर। फिर ये बोलने के बाद डायरेक्ट बोलना, यहाँ पर हर एक के अंदर यही काम करना है आपको। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय। देखो भाई इस पर क्या क्या फोर्स एक्ट हो रहे, थोड़ा जरा ध्यान लगा के देख लो। ये पहली फोर्स एक्ट होती है, इसका वेट mg। दूसरी फोर्स एक्ट होती है नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N, एंड थर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, या अभी फिलहाल बोलो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, एंड फोर्थ वन इज आप बोल सकते सेंट्रीपिटल फोर्स, अदरवाइज आप बोल सकते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों भी बता सकते, कोई मसले की बात नहीं है। हम सेंट्रीफ्यूगल को लेंगे ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। 4 फोर्सेस आपने बोलना है। पहली फोर्स इट्स वेट दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकंड आपने बोल देना है नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N इन अपवर्ड डायरेक्शन। थर्ड आपने बोल देना है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, एंड फोर्थ आपने बोल देना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mv²/r, ये आपने बोल देना है। अब बैलेंसिंग कंडीशन में क्या करना, अभी मैंने बोला था आपको अपवर्ड डाउनवर्ड इक्वल कर देना, लेफ्ट राइट इक्वल कर देना। सो हम लिख सकते हैं इस फिगर को देख के डायरेक्टली, फ्रॉम फिगर वी कैन राइट इन बैलेंसिंग कंडीशन Fs इक्वल टू mv²/r एंड n इक्वल टू mg। हम दोनों को बैलेंसिंग कर लेंगे। सो इट इज लाइक mg इक्वल टू n एंड Fs इक्वल टू mv²/r। ये हम इस तरह से बता सकते हैं सिंपली, ओके। अब याद रख लो, क्या याद रखना है भाई, दैट Fs फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जितनी ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स अच्छे से मिलेगी, नॉर्मल रिएक्शन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और जब भी हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ जो कांस्टेंट लगाए छोटा सा s लगा सकते हैं आप नीचे, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन याद रख लो भाई, ऐसा लिख देना है आपने। और ये जो इक्वेशन 1 2 है, यहाँ से उठा के वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, सीधा सीधा आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पर हम रख दिए Fs की वैल्यू हम रख सकते हैं mv²/r, μs एज इट इज, n की वैल्यू आप रख सकते हैं mg। सो इट विल बी लाइक दिस, एंड हम इधर वाला m कैंसिल करें, r इधर भेजे, सो इट विल बी μrg
छोटा सा एस लगाना है, कुछ बच्चे ऐसा एस लगा रहे, अरे भाई वो सफिक्स में नीचे है छोटा सा। सो स्क्वायर कट करो, अंडर रूट लगा दो, म्यू आर जी, इस तरह से आपने डेराइव कर लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला। और इस वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, क्योंकि यहाँ से जब गाड़ी जा रही तो हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड चाहिए, यानी इससे ज़्यादा स्पीड नहीं, इससे ज़्यादा स्पीड जाएंगे तो सर्कुलर मोशन बराबर नहीं होगी, गाड़ी स्लिप हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल, है ना, पासिंग थ्रू द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। अभी फिलहाल सिर्फ हॉरिजॉन्टल, उर्दू वालों के लिए खासतौर से मुनहनी सतह बोल के बोलता, याद रख लो भी, बाकी तो जनरली कर्व रोड बोलता है, और स्पेशली बैंक्ड बोलता है तो याद रखना बैंक्ड रोड की बात चली। और यहाँ पर ये जो हमने फॉर्मूला लेकर आ गए वीमैक्स का, म्यू आर जी, ये आपने बोल देना। और यहाँ एक चीज़ और याद रखो, यहाँ पर स्मॉल एम फॉर्मूले में नहीं है, यानी इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन मास, बट इट इज डिपेंड ऑन द म्यू आर एंड जी। एमसीक्यू के लिए पॉइंट आप याद रख सकते हैं। दूसरा हमारा जो मेन पॉइंट है दैट इज वेल ऑफ डेथ, व्हीकल इन अ वेल ऑफ डेथ, ये या फिर आप इसे वॉल ऑफ डेथ भी कह सकते हैं, मौत की दीवार या मौत का कुआं आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है। पहले तो मौत का कुआं बोलते किसको भाई, इट इज अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल, एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल होता है जिसके ऊपर व्हीकल को हम ड्राइव करते हैं। एंड जो स्टंट मैन है वो स्टंट परफॉर्म करके बताते हैं, वो आप जनरली एग्जीबिशन में, आप जो है मेले में जाते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल है, और बच्चों यहाँ पर आप ठहर के देख रहे हैं, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अपनी बाइक लेके, कार लेके यहाँ पर सर्कुलर मोशन इस तरह से जो भी है पर्सन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए भी हमको फॉर्मूला डिराइव करना है कि इसके लिए मिनिमम सेफ्टी स्पीड क्या होंगी, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम तो मालूम हो जाता, मिनिमम मालूम करना जरूरी, क्योंकि एक स्पीड लिमिट से कम स्पीड हुई कि पट बोल के नीचे गिर जाएगा इन्हें। यहाँ पर जो है सर्कुलर मोशन कंटिन्यूअसली चाहिए। तो सबसे पहले सपोज कर लेंगे हम क्या भाई, थोड़ा सा थ्योरी बोल देना, वेल ऑफ डेथ बोलते किसको, जैसा मैं भी बोला, और उसके बाद बोल देना लेट अस कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m, है ना, नेग्लेक्टिंग द मास ऑफ द स्टंटमैन, जो पर्सन है उसका मास और गाड़ी का मास कंबाइनली m पकड़ ले रहे हम, लेट अस कंसीडर, है ना, उसको नेग्लेक्टिंग करते पॉइंट ले लेते बाइक के लिए, व्हीकल के लिए। सो लेट अस कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग UCM in a circle, circumference of circle in a well of depth of radius r, आप इस तरह से बोल सकते हैं। और फिर इस पर भी क्या क्या फोर्स एक्ट हो रही, डायरेक्टली वहीं से शुरू करना है। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन, शॉर्टली थ्योरी बोलना, जो दिख रहा हूँ, फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय, पहली फोर्स याद रखो भाई, इस पे लगती है वेट mg, जो हमेशा डाउनवर्ड रहेगा वेट, कोई भी चीज का वेट हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है, याद रख लो। दूसरी फोर्स जो लगती है वो नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस को परपेंडिकुलर रहती। पहले रोड पे गाड़ी चला रहे थे, ये ड्राइवर का सिर जिधर उधर परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल थी। अब आप मौत के कुएं में ऐसी गाड़ी चला रहे, अब ड्राइवर का सिर इधर है, यानी ये सरफेस को परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। सो ये नॉर्मल रिएक्शन n इस डायरेक्शन में रहेगा, और ये r जो है ये लेंथ है, रेडियस है। कुछ बच्चे बोले इधर कौन सी फोर्स, तो r हो रही, r फोर्स नहीं है, r इज द डिस्टेंस, ये रेडियस है, और n इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट व्हीकल, नॉर्मल रिएक्शन। तीसरी चीज फ्रिक्शन फोर्स जो टायर एंड वॉल के बीच में, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। एंड फोर्थ वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंटर से अवे होती है, mv²/r। बस ये फिगर याद कर लो, पूरा सॉल्यूशन आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। पहले बोलना फोर्स कौन सी एक्ट हो रही, इट्स वेट mg इन डाउनवर्ड। सेकंड बोल देना नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। थर्ड वन इज फ्रिक्शन फोर्स दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। एंड फोर्थ वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r which is away from the center as shown in figure। ये बताने के बाद फिर से वही करना है, बैलेंसिंग कंडीशन, अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट इक्वल करो। चलो बोलो fs इट बैलेंस वेट mg, इक्वेशन 1। एंड सेकंड वन इज n बैलेंस करेगा किसको, mv²/r को। ये आपने थोड़ा सा बता देना है, इक्वेशन 1 एंड 2। अब कंडीशन याद रख लो, यहाँ पर एक कंडीशन स्पेशली याद रखो कि यहाँ पर जो हमारे पास n है, n जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये वाला जो है रिएक्शन, और ऊपर की तरफ है fs। अब यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंसिंग कंडीशन हमको लगाना है। पहले बैलेंसिंग कंडीशन जनरली हम जो लगाए, अभी सेम टू सेम वैसे ही हमको मालूम है, क्या मालूम है कि fs जो होता है ये इक्वल होता है म्यू n के।
ये कंडीशन हमको मालूम है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एन। अगर हम यहाँ पर वैल्यूज डायरेक्टली रख देंगे सो मिनिमम सेफ्टी स्पीड हमको डायरेक्टली मिल जाएगी। तो बिना किसी मसले के डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कीजिए, एफ एस की वैल्यू आप रख सकते हैं mg, और याद रख लो मिनिमम वेलोसिटी डायरेक्ट लेकर आ रहे, दैट इज इक्वल टू म्यू, ये एस छोटा सा लगा सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड एन के प्लेस में आप रख सकते हैं mv स्क्वायर बाय आर। एंड सिमिलरली ये m कैंसिल करो, r इधर भेजो, ये हो गया आर जी बाय म्यू एस, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल करो, इधर रूट लगा दो, आर जी बाय म्यू एस। दिस इज द मिनिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ अ व्हीकल परफॉर्मिंग UCM इन द वेल ऑफ डेथ। इस तरह से आपने फॉर्मूला डिराइव करना है। अब तीसरा जो फॉर्मूला है वो स्पेशली तीसरा जो एप्लीकेशन है उसको याद रखो, वो है हमारा बैंक्ड रोड के लिए, स्पेशली बैंक्ड रोड के लिए। अब बैंक्ड रोड क्या रहता, यानी एक रोड है कोई, अगर सपोज करो कोई कर्व रोड है तो उसके आउटर एज को हम थोड़ा सा अपवर्ड कर देते, यानी द आउटर एज ऑफ कर्व रोड इज एलिवेटेड बाय सम हाइट एज कंपेयर टू इनर एज, यानी अंदर के मुकाबले बाहर वाली रोड को थोड़ा ऊंचा करे। इधर खाई हो सकती है, इधर गहरा खड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर पहाड़ी इलाकों वगैरह से जब जा रहे ये रोड कुछ इस तरह है, तो आउटर एज को थोड़ा सा अपवर्ड कर दिए हमने, फोर्स अच्छे से मिलना, सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन अच्छे से मिलना, इसलिए ये सेफ्टी के लिए काम किए। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, और इस रोड को आप बोल सकते हैं बैंक्ड रोड, एंड ये एंगल को बोल सकते हैं बैंकिंग एंगल। अब यहाँ पर भी सपोज कर लो ये बैंक्ड रोड से गाड़ी जा रही, तो इसके लिए भी हमको मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का फॉर्मूला लॉ बोलेगा। तो यहाँ पर ये गाड़ी जब यहाँ से जा रही तो गाड़ी का कुछ लुक इस तरह हो जाएगा, गाड़ी जा रही, पीछे से देख रहे हैं, हम गोल गोल नहीं बनाना, यहाँ पे पीछे से देख रहे हो तो टायर कुछ इस तरह दिख। अब यहाँ पर देखो इस पर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे, थोड़ा ध्यान से देख लो। पहले तो थ्योरी सेम बोल देना, लेट अस कंसीडर अ व्हीकल मूविंग थ्रू पासिंग थ्रू अ बैंक कर्व रोड ऑफ रेडियस r एज शोन इन फिगर। फिर डायरेक्टली बोल देना द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय, पहली फोर्स एक्ट होंगी वेट mg, दूसरी फोर्स एक्ट होंगी नॉर्मल रिएक्शन। देखो भाई अब सरफेस यहाँ है, इसको नॉर्मल परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये बता दिए। और उसके बाद हमको मालूम है नॉर्मल रिएक्शन जनरली अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है बैलेंसिंग इजीली हो रहा, लेकिन अब यहाँ पर ना ही अपवर्ड है ना ही डाउनवर्ड है, थोड़ा क्रॉस है। ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट बना लेते हैं, याद रख लेना, ये एक कंपोनेंट इधर बनेगा, ये इधर कंपोनेंट बनेगा, बाय ज्योमेट्री ये थीटा तो ये भी थीटा होता है ना। वो डिटेल में नहीं, अभी फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टली हम याद करते चलना है। ये एन है, जिधर थीटा उधर कॉस याद रख लेना है भाई सबने, ठीक है, और जिधर दूसरे साइड है उधर साइन ले लेना है। और फोर्थ हमारी जो फोर्स है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर, इस तरह से आपने बता देना है। फिर आपने क्या करना है, बैलेंसिंग आपको मालूम है n cos थीटा क्या कर रहा है, mg को बैलेंस, सो वी कैन राइट n cos थीटा इक्वल टू mg एंड n sin थीटा इसको बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो वी कैन राइट n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। फिर से बोल रहा हूँ कि आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं n sin थीटा प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, सो आल्सो यू कैन राइट n sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, बिकॉज मैग्नीट्यूड में सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल एक ही है। खैर डायरेक्टली लिखना इक्वेशन 1 2, दोनों को डिवाइड मार दो भाई सीधा सीधा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, n पहले क्या करो 2 को 1 से डिवाइड करो, क्योंकि अपने को ऊपर tan चाहिए तो साइन बाय कॉस करना है, तो n sin थीटा बाय n cos थीटा इक्वल टू लेफ्ट बाय लेफ्ट करें, राइट बाय राइट करो, mv स्क्वायर बाय आर बाय mg लिख दिए भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्टली ये n कैंसल, m कैंसल, साइन बाय कॉस क्या होता है भाई, साइन बाय कॉस tan होता है, एंड इट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। यहाँ पे थोड़ी दिमाग लगाने की बात, अगर आपको पूछता है एंगल का फॉर्मूला, बैंकिंग एंगल का फॉर्मूला, एंगल ऑफ बैंकिंग का, सो tan को इधर भेज दो, सो इट विल बी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी। यहाँ पॉइंट खत्म कर देना है। और अगर आपको पूछता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, सो आर जी इधर भेज दो, आर जी tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर, स्क्वायर कैंसल करे, सो अंडर रूट आर जी tan थीटा हो जाएगा। याद रख लो इस तरह से आपने जो पूछा वो यहाँ तक तो सेम आएंगे, आगे जो पूछा उसका फॉर्मूला आपने दे देना है। इस तरह से बच्चों आपको ये थर्ड हमारा एप्लीकेशन सॉल्व करना है। जिसको थर्ड आ गया फोर्थ भी सिमिलर है, और फोर्थ को हमने अलग से भी बोले, थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है इसलिए, जिसे हम कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम
कोनिकल पेंडुलम में भी आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला, एंगल का फॉर्मूला, वर्टिकल एंगल जो बन रहा है उसका फॉर्मूला, या फिर आपको यहाँ पर टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला पूछ सकता है। सो यहाँ पर सपोज करो लेट अस कंसीडर, है ना, ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट, इसको पकड़ के अगर गोल घुमाए, सर्कुलर मोशन कराए, सो इट बिकम कोनिकल इन शेप, सो इट्स को हम कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। सिर्फ अगर डोरी से बांध के लटका दिए पेंडुलम है, अगर घुमा दिए तो कोनिकल पेंडुलम है, कोन शेप बन रहा है इसलिए। सपोज कर लो भाई ये एच है, ये रेडियस आर है एंड इट इज द लेंथ एल, ऐसा हमने सपोज करे सी पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट पी, ये कोनिकल पेंडुलम हमने बता दिए। अब यहाँ पर भी थोड़ा थ्योरी शुरू में आपने बोल देना, कैसा बोलना भाई, थ्योरी कैसा बोलना, ध्यान से देखो। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूसीएम ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इन अ कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में ये ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, फिर क्या बोलना भाई, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय, डायरेक्टली बोलो फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय, क्या है भाई, पहली फोर्स इसका वेट mg है ना, दूसरी फोर्स, अब यहाँ पर क्या होगा, यह नॉर्मल रिएक्शन नहीं है बल्कि स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा, टेंशन इन स्ट्रिंग Tn, और ये भी आप देख सकते हैं थोड़ा ना वर्टिकल है एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे है, सो इसके हम कंपोनेंट बनाएंगे। एक कंपोनेंट बनेगा Tn cos थीटा, है ना, क्यों भाई, ये थीटा तो z बन रहा, देखो अल्टरनेट एंगल बनता, ये भी थीटा बनता, सो इधर Tn cos थीटा एंड इधर Tn sin थीटा, r रेडियस है, डिस्टेंस है, एंड फोर्स जो एक्ट हो रही है वो Tn sin थीटा है, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाय r है। अब ये चार फोर्स यहाँ पे भी बोल दो आप, है ना, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब, ये जो पार्टिकल है यहाँ पर मूव हो रहा है, इसे आप बॉब भी बोल सकते हैं। ये जो पार्टिकल है इस पर सपोज करना लेट द पॉइंट P, द बॉब एट पॉइंट P, ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P, तो हम इसको बोलेंगे चार फोर्स कौन से एक्ट हो रहे बता देना है। फिर बैलेंसिंग वैसे ही करना है भाई, क्या हो जाएगा, Tn cos थीटा, ये बैलेंस कर रहा है किसको, mg को, सो हम लिख देंगे mg, इक्वेशन 1 लिख देंगे। अब दूसरा जो Tn sin थीटा है वो बैलेंस किसको कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सो हम सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा बोलो या सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा बोलो, एक ही बात है। अब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल है दो फॉर्मूले, अब चूंकि अपने को वेलोसिटी पूछा तो उसके हिसाब से काम करना है, सेम टू सेम ये जो हमने बैंकिंग रोड में करे ये फॉर्मूला लेना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, वेलोसिटी ये चाहता, थीटा ये चाहता, अगर पूछा तो। अदरवाइज टाइम पीरियड पूछा तो आपने डायरेक्टली ये v की जगह हम रख सकते, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमारा रिलेशन है वो रख देना है, यहाँ पर रखने पर ये बन जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। ये वाला सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला आपने लेना है, ये a भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, दोनों एक ही है। v के प्लेस में r ओमेगा रखे तो नीचे वाला एक एक ऊपर वाला r कैंसल होता है और ये बन। अब बच्चों यहाँ पर दोनों को डिवाइड मार दो, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो, सो इट विल बी Tn sin थीटा बाय Tn cos थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर बाय mg। यहाँ पर क्या होता है भाई, mm गेट कैंसिल, Tn कैंसिल। अब यहाँ क्या करना है, साइन बाय कॉस को टैन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि भाई अपने को फॉर्मूला डेराइव करना है, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो। साइन थीटा एक्चुअली यहाँ देख के बोलो कि क्या होगा, और यहाँ देखकर आप देखिए थीटा का अपोजिट बाय हाइपोटेनस, यानी ये हो जाएगा r बाय एल, तो साइन थीटा के प्लेस में हम डायरेक्टली रख देंगे r बाय एल, और ये जो कॉज थीटा है ये कॉज थीटा एज इट इज यहीं रहने दो, और आप देख सकते हैं ये नीचे वाला g ऊपर लेकर आ गए आपने, है ना, और ये ऊपर वाला r भी नीचे लेकर आ गए सपोज यहाँ पर, और इट्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बन गया, ये r इधर वाला कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू बना सकते, स्क्वायर कट होते ही अंडर रूट में g बाय एल कॉज थीटा, और टाइम पीरियड लाना है तो हम जानते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, सो इट विल बी 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा। अब ये जो रेशो है रूट में है डिवाइड में है, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, सो इट विल बी टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी। और फिगर से अगर आप देखें कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकाल लिए, कॉस थीटा इट इज एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, एल इधर भेजे तो एल कॉस थीटा के प्लेस में हम h भी रख सकते हैं, सो इट विल आल्सो इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट h बाई जी। ये आपने निकाल के छोड़ देना है। कोनिकल पेंडुलम थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने इसको अलग से भी मेंशन करे, एंड एप्लीकेशन में तो ये है ही आपके सेम
मैं ये जो पीपीटी बना रहा हूँ ख़ासतौर से ये शेयर कर दूंगा आपको, एक कुछ 7 दिन के लिए ये गूगल पे सेव भी होती है, तो आप स्टडी के लिए ये कर सकते हैं। फ़िलहाल थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, लिख के बाद में प्रैक्टिस कीजिए, फ़िलहाल गौर से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। इसके बाद हमने देखे भाई नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। कोई बॉडी रोटेट हो रही तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत आसान है, ये भी आपको सेम टॉर्क का जिस तरह आपने करे उसी तरह डेराइव करना है। काइनेटिक एनर्जी का रोटेटिंग बॉडी के लिए स्पेशली निकालना है। तो सबसे पहले सेम बोलना है, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, या एक बॉडी है हैविंग एन पार्टिकल्स, सेम बताना है जो आपने बताया, मास m1 m2 m3 डॉट 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 mn सिचुएटेड एट डिस्टेंस r1 r2 r3 डॉट 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 rn फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन रिस्पेक्टिवली, ऐसा आपने बता देना है। ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा बी द एंगुलर एक्सेलरेशन। ये पूरी थ्योरी सेम टू सेम टॉर्क में जैसा बताए सेम वैसे ही बताना। अब यहाँ क्या करना है, सेम वैसे ही फॉर पार्टिकल ऑफ मास m1 के बारे में बात करेंगे। बेसिक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का सबको मालूम है, क्या है भाई, हाफ mv²। और चूंकि पहले वाले की बात चल रही तो यहाँ लगेंगे 1 1 1, और v का ओमेगा का रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये वैल्यू यहाँ रख दो भाई। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू हाफ m1, v के प्लेस में ये रख देंगे r1 ओमेगा स्क्वायर लगेंगे क्योंकि स्क्वायर। अब पिछले बारी भी मैं बोला अल्फा आया था, यहाँ क्या आया, ओमेगा आया। यहाँ पर ओमेगा और अल्फा को 1 2 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि सबके वास्ते ओमेगा और अल्फा सेम होता है, इसलिए इसको 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल 1। सिमिलरली बोलना फॉर पार्टिकल ऑफ मास m2, सेम फॉर्मूला, सिर्फ आप लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी 2 हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सेकंड वाले के लिए 2 2 लगा दिए। एंड ऑल्सो फॉर पार्टिकल ऑफ मास mn, हम mn के लिए बात करें सो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी n हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इस तरह अगर पूरे बॉडी का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पूरे बॉडी की रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होना रोटेटिंग बॉडी की, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी को प्लस कर दो, यानी काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 डॉट 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 काइनेटिक एनर्जी nth पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी 1 क्या है भाई, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 2 क्या है, यहाँ से उठाओ, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा देखो इधर लेके, तीसरा वाला ले लो, डॉट 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 लेके लास्ट वाला, हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सबके पास कॉमन है हाफ और इधर साइड कॉमन है ओमेगा स्क्वायर। बचा क्या, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर। और ये हमने इसे पहले ही बोले सबके बीच में प्लस है, सो हम इसको लिख दे सकते हैं I इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर। और ये वैल्यू है किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। घबराइए नहीं, जल्द इसके बाद के पॉइंट में करीब आ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा तफसील में डिस्कस कर लेंगे 2 मार्क्स के लिए, कैसे लिखना है फिलहाल याद रखो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। और ये आ गया काइनेटिक एनर्जी किसकी, रोटेटिंग बॉडी की। इस तरह से आपको काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग बॉडी की भी सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। चलिए, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक से इजी है। तो अगर जब आपको बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहली बात इसका फॉर्मूला आपने याद रख लेना है, समेशन mi ri स्क्वायर। बस बेटे इसी को वर्डिंग में बोल दो, यही हो जाएगी उसकी डेफिनेशन। कैसा बोलना, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायरेक्ट बोलो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, इसको क्या पढ़ेंगे आप, इज इक्वल टू, क्या पढ़ेंगे, इज इक्वल टू। ये क्या है भाई, सम के लिए यूज कर रहे, तो डायरेक्ट बोलो द सम ऑफ, क्या बोल देंगे, द सम ऑफ। और इन दोनों के बीच में इनटू है, सो बोलेंगे द प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ। mi के लिए हम बोल सकते हैं, mi क्या है, मास ऑफ ईच पार्टिकल, m1 m2 m3 सबका मास है, सो मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड r स्क्वायर है, सो r स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर ऑफ r है डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, उन मासेस का डिस्टेंस है, तो स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस
फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहाँ से डिस्टेंस आपने लिख देना है। 1 मार्क्स के लिए पूछा तो बस है इतना, 2 मार्क्स के लिए पूछा थोड़ा सा तफसील में ऐसा यूनिट बता देना। मास के लिए हम याद करना है भाई डायरेक्टली, मास के लिए किलोग्राम, डिस्टेंस के लिए हम लेते हैं मीटर, और चूंकि इसका स्क्वायर है इसलिए ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एंड डायमेंशन जब निकालेंगे, डायमेंशन में किलोग्राम है यानी m1 लेंगे, मीटर लेंथ का होता है इसलिए L2 लेंगे, टाइम है ही नहीं t0 हम लिखेंगे। इस तरह आपको लिखना है, 2 मार्क्स के लिए बताना है। चाहे तो फिगर भी आप सेम वो जो भी बताए वह सेम वाली बना सकते हैं। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इसके मीनिंग क्या है, तो मीनिंग बताने के लिए आपको नोट्स के अंदर ऑलरेडी बताया हुआ है, उस तरीके से आपने बताना है कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू ma एंड टॉर्क इज इक्वल टू हमने लेकर आए हैं आई अल्फा। ये दोनों के अंदर कंपैरिजन बताना कि एनालॉगस कौन किसके है। यानी बोलने का मतलब ये है कि लीनियर में जो काम फोर्स करता है वही रोटेशन में टॉर्क, और यहाँ समझाने की बात हम समझा रहे कि लीनियर में जो इनर्शिया होता है, रुकावट का काम जो करता है मास, वही काम हमारे पास रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई करता है। एंड लीनियर में एक्सेलरेशन और रोटेशन में एंगुलर एक्सेलरेशन। ये पॉइंट आप बता देना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका इस तरह से जाहिर आप कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरा जो टॉपिक है इसके अंदर 2 मार्क्स के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में बता सकते हैं हम। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है तो हम सपोज कर लेते पूरे बॉडी का मास एक ही पॉइंट पे, और बेटा उसको बोलते सेंटर ऑफ मास। द मास, the point at which whole mass of the body can be considered as center of mass। center of mass से ये जो axis of rotation का distance है that is radius of gyration। so आप definition बोल सकते the distance between axis of rotation to that point at which whole mass of the body can be considered, है ना। कोई एक पॉइंट पे बॉडी का मास कंसिडर करते हैं, आप अलग अलग जगहों पर देखते हैं, तफसील में क्लास में पढ़े, फिलहाल इतना याद रखे काफ़ी। और फिर डेफिनेशन ऐसे ही आपने बोल देना है। फिर एसआई यूनिट क्या है भाई, इसकी मीटर है, चूंकि डिस्टेंस है मीटर है, और डायमेंशन L1 या L लिख सकते, M0 L1 T0 भी आप लिख सकते। ये डायमेंशन है इसके रेडियस ऑफ गायरेशन के। और रेडियस ऑफ गायरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस मीनिंग समझाना है तो बस अपना फॉर्मूला है आई का, बीच बोले मास डिस्टेंस का स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन को हम के से डिनोट करते, ये फॉर्मूला इसका याद रख लेना आपने। और के का फॉर्मूला यहां से बना है, सो एम इधर बेच के स्क्वायर कट करे तो रूट लग गया, ये के का फॉर्मूला। अब जब फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहे तो ये बात को थोड़ा सा बता देना कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज मोर। अगर ये k की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ज्यादा है, रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है यानी साइज ज्यादा है, और वो ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा। और इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस यानी रेडियस ऑफ गायरेशन लेस आएगी वैल्यू एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो लेस। ये हमको थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस में 2 पॉइंट बोल दिए तो भी काम चल जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ हमारे। तो नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्लास में रिवाइज कराया हुआ है, तो बाज़ाब्ता उसको ही आप रिपीट करके थोड़ा सा याद करें, 2 से 3 बार आप उसको प्रैक्टिकल कर ले। थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर दोनों भी, और लास्ट है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो भी आपने अच्छे से पढ़ा है कि भाई जब भी कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम क्या है, खासतौर से याद रखना कि इफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज 0, यानी कोई एक्सटर्नल टॉर्क हम नहीं लगाए, देन एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है बॉडी का वो कांस्टेंट होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होता है। आप ओमेगा की वैल्यू 2 पाई n रखते हैं, सो I1 2 पाई गेट कैंसल, N1 इक्वल टू I2 N2, ये आप ऐसा लिख दे सकते। और इसी को वर्डिंग में बोल दो, यही है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी acting on rotating body is 0 then the angular momentum is constant। वर्डिंग में बोल के इक्वेशन लिख देना, इफ देन बोल के आप इसको लिख देना। फिर इसका प्रूफ भी आपको बताना है। प्रूफ एक 2 तरीके से, एक वेक्टर मेथड है, एक डायरेक्टली भी आप बता सकते हैं कि भाई टो 0 है सो एल कांस्टेंट, सो टो 0 रख रहे हैं हम, टो का जो फॉर्मूला है दैट इज आई अल्फा इज इक्वल टू 0 रख रहे, आई एज इट इज अल्फा की जगह आप रख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, बिकॉज अल्फा इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी,
आई अंदर भेज दिए तो ये हो जाता आई ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू 0 एंड आई ओमेगा इट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम L, so we can write dl by dt is 0. Its mean derivative of L is 0, it means L is constant, hence proved. यहाँ पर आप इस तरह से शॉर्टली प्रूफ भी बता सकते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है, इसको आपने अच्छे से रिवीजन करना है, थोड़े टॉपिक ज़्यादा है, चैप्टर भी बड़ा है और यहाँ पर आपने इसके न्यूमेरिकल में हमने 4 न्यूमेरिकल बताए। खासतौर से अगर थ्योरी पहले पक्की हो गई तो न्यूमेरिकल की तरफ जाना है, पहले हर चैप्टर की थ्योरी पक्की कर लेना है। ऑब्जेक्ट जो स्टोन मास m है, पेंडुलम वाला क्वेश्चन है, वो वाला पेंडुलम के फॉर्मूला भी लाए अपन सेम वो, और कार व्हीकल मास m व्हीकल जो रोड पर बैंक्ड रोड अनबैंक्ड रोड से पास हो रही है, फ्लाई व्हील का जो क्वेश्चन है वो वाला, एंड सीलिंग फैन का एक क्वेश्चन है जो पहला ही है एग्जाम्पल। ये 4 न्यूमेरिकल को आपने देखना है, बट थ्योरी पहले करना है पूरी, फिर करना है न्यूमेरिकल की तरफ। अब देखते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर के अंदर भी कुछ 5-6 टॉपिक्स है, 6 टॉपिक्स हमने दिए। लैप्लास लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है, इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। लैप्लास लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाय सज्जाद सर, आप डाल दिए तो भी पूरा वीडियो आ जाएगा। इसको वहां से आपने फेयर करना है, क्लास में पढ़ाता हुआ ही वीडियो रिकॉर्ड करके लिया हुआ है। और उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, कैपिलरी ट्यूब, या कैपिलरी ट्यूब एक्शन बोलो या कैपिलरी एक्शन बोलो, या इसको कैपिलरिटी भी हम बोल सकते हैं। क्या है, सबसे पहले तो याद रख लो भाई, कैपिलरी ट्यूब का मतलब कि कोई भी एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड जो होता है या तो ऊपर चले जाता है या तो नीचे आ जाता है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ दैट लिक्विड। सो उसे हम कहते हैं कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन, है ना। तो आप डेफिनेशन बोल सकते हैं, द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी या इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। कैसा क्यों होता, कैसा होता, तो लिक्विड के नेचर पे से, लिक्विड अगर टेम्पररी वेट द सॉलिड सरफेस है, जैसे कि केरोसिन है ना, तो वो लिक्विड थोड़ा सा बाहर, अगर बीकर है, बीकर के बाद अपने अगर कोई ट्यूब वहां पर रखे तो लिक्विड का लेवल बाहर के लेवल से थोड़ा अपसाइड हो जाता है, और अगर यहाँ पर प्योर वाटर है तो वो प्लेन नजर आता है, और अगर आप मर्क्यूरी ले ले तो वो लेवल बाहर के लेवल से थोड़ा नीचे आता है। यानी लिक्विड के अंदर ये प्रॉपर्टी है, ये हमको कैपिलरी एक्शन शो कर रहा है। ये कुदरत में रखी हुई एक चीज़ है लिक्विड के अंदर, तो उसी को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। अब इसके एप्लीकेशन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है याद रखने के लिए, वैसे तो 5-6 लेकिन 4 याद रखना है कम से कम। पहला तो जब ये तो डिजिटल बोर्ड है, लेकिन अगर हम व्हाइट बोर्ड मार्कर की बात करें तो मार्कर हम लिखते कुछ इस तरह से, यानी मार्कर का जो शेप है आप देखो ऐसा है, ग्रेविटी के मुताबिक तो इंक नीचे आना, लेकिन इंक कहाँ जाती है ऊपर। यानी आप बोल सकते हैं इंक राइजेस अप इन द पेन, पेन के अंदर इंक राइज अप हो रही, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब हमने लगाए, कैपिलरी एक्शन वहां देखने को मिला। इसके अलावा और अच्छी एग्जांपल आप देख सकते हैं, ऑयल राइजेस अप इन द विक ऑफ लैम्प। लैम्प चिराग जो होता है, उसकी जो बत्ती होती है, कपड़ा हमने डुबा दिए अंदर चिराग के अंदर, बत्ती के अंदर से ऑयल होते हुए ऊपर आता है, और फिर हम जब जलाए चिराग को तो वो बिल्कुल जो है ग्लो करता है, यानी कि बर्न हो जाता है, और ऑयल जो है नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। इट इज ड्यू टू कैपिलरी, ग्रेविटी तो नीचे खींच रही लेकिन कैपिलरी एक्शन के तहत ऊपर। इसके अलावा बेटे आप देख सकते हैं प्लांट्स के अंदर, खासतौर से जो ट्रीज है उनके अंदर जो रूट्स से सैप एंड वाटर को क्या कर रही है, ऊपर तक टॉप मोस्ट ऑफ द, ऊपर के एकदम टॉप मोस्ट ऑफ द ट्री लीफ तक, ऊपर के पत्तों तक वो अपने पानी को पहुंचाने की काबिलियत रख रहे। बीच के उसके जो तना है, जो स्टिम है, उसके अंदर जो स्मॉल हमारे कैपिलरी ट्यूब्स की तरह काम करते हैं। जाइलम फ्लोएम सेल्स बायोलॉजी में आप तफसील में पढ़ेंगे उसको। और एक एग्जांपल आप बोल सकते हैं आतिशफिशा, यानी वोल्केनो इरेक्शन की एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं। यहाँ पर वोल्केनो जो हमारा पहाड़ के अंदर से आतिशफिशा फटता है, कैपिलरी एक्शन। इसके अलावा क्लॉथ रैग, कपड़े के जो टुकड़े होते हैं, सक्स द वाटर, पानी अगर है तो उसको हम घुमाए तो जल्दी हो सकते, क्योंकि उसके बारीक बारीक उसके अंदर भी होल्स होते हैं, सुराख होते हैं। कैपिलरी ट्यूब कैपिलरी एक्शन की तरह बिहेव करते हैं। ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्बिंग भी आप याद रख सकते हैं, कोई 4 अच्छे याद रख लो, आप उसको बता सकते हैं। रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी थोड़ा अच्छा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान लगा के देखो, उसको शॉर्टली हम कर लेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। अब ये एक फ्रेम बना लेना पहले, जब भी आपको रिलेशन पूछा, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का रिलेशन, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी
सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन को टी से डिनोट कर रहे समझो, या पूरा नाम लिखो, रिलेशन बुझा, एक फ्रेम बनाना। तो पहले शुरू करना, लेट अस कंसीडर अ फ्रेम, नाम आप रख सकते हैं फ्रेम PQRS या ABCD बोलो, कुछ भी बोलो, अ फ्रेम PQRS इन विच साइड QR इज मूवेबल। हमने क्या करे, स्लाइडिंग रखे QR साइड को, इस तरह से एक फ्रेम बना दिए, एंड दिस फ्रेम डिप्ड इनटू द सोप सॉल्यूशन, साबुन के महलूल में डुबा के निकाले। क्या होता भाई, एक लेयर बन जाती है यहाँ पे, अ लिक्विड लेयर इज फॉर्म, सोप फिल्म इज फॉर्म, लेयर बन जाती है यहाँ पर। और जैसे ही हम इसको पकड़े, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, छोड़ेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर आएगी। तो हम बोले हम फोर्स लगाए उतनी फोर्स इधर भी बताएंगे कि भाई रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर जनरेट होगी। अब पहले थोड़ा सा थ्योरी बोल देना, लेट अस कंसीडर अ फ्रेम PQRS इन विच साइड QR इज मूवेबल एंड इट इज डिप्ड इनटू द सोप सॉल्यूशन एंड टेक इट आउट, एंड सोप फिल्म विल बी फॉर्म बिटवीन PQRS, आप बोल सकते हैं एज शोन इन फिगर। डायरेक्टली बोलना, बाय द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ, बट लेंथ जो लेते हैं हम याद रखो फ्री सरफेस। अब ये जो फ्रेम है, इधर भी हवा है उधर भी हवा है, यानी इसके दो साइड फ्री सरफेस, सो टोटल लेंथ लेंगे 12, फोर्स पर यूनिट लेंथ ही यूज कर रहे, बट दो साइड है इसलिए 12 हम यूज करें। ये 2L इधर भेजे तो ये हो जाएगा फोर्स इक्वल टू, ये इधर भेज दिए T इंटू 2L, ये इक्वेशन 1 दे के छोड़ दिए जनरल बात। फिर बोलना है द वर्क डन, ये इसको हम जब मूव करें, द वर्क इज डन बाय द QR, QR को पकड़ के यहाँ खींच दिए समझो, Q डैश R डैश। अब ये इसके ऊपर एक फोर्स लग रही तो क्या होता, वर्क होता। और ये जो वर्क है, वर्क डन हो रहा है, हमको मालूम है द वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि छोटा सा वर्क डन है इसलिए DW बोले, फोर्स क्या है ये है देख के ले लिए, T इंटू 2L, और डिस्प्लेसमेंट ये इतना ही होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट DX बोल दो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है DX, सो डिस्प्लेसमेंट ले लिए DX। अब इसके बाद क्या याद रखो, ये 2L क्या है, लेंथ है, 2L क्या है, लेंथ है, DX क्या है, विड्थ, ये इस छोटे से टुकड़े की ये लेंथ है और ये विड्थ है, लंबाई लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई ज़रब चौड़ाई है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये क्या हो गया, एरिया हो गया, लेकिन ये छोटी सी ब्रेथ है इसलिए एरिया भी छोटा सा, सो वी कैन राइट लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। हम इसको लिख दे सकते हैं DW इज इक्वल टू T इंटू DA, और फिर नीचे एक जुमला बोल देना, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज सरफेस एनर्जी दैट इज इक्वल टू T इंटू DA। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एनर्जी। रिलेशन सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी का रिलेशन, ऐसा फॉर्मूला लाकर दे देना है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम लगाएंगे कि हमारा जो फोर्स है F, it is directly proportional to A and velocity gradient dV by dx। proportionality हटा is equal to constant लगाए नीटा, उसको बोलते कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऐसा बोल देना है। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला वहीं से निकालो, SI यूनिट निकालो, बना दो, और उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर भी खास तौर से और क्रिटिकल वेलोसिटी भी आपने छोटे छोटे डेफिनेशन से पक्के कर लेना है। साथ ही स्टोक्स लॉ भी, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर हम किसी लिक्विड में, विस्कस लिक्विड में अगर मूव करते हैं तो स्टोक्स लॉ वहाँ पर आता है, यानी विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, radius of that spherical object and velocity। so proportionality हटा के यहाँ equal to constant लगाते 6 pi, so Fv is equal to 6 pi eta Rv, ये हम कोएफिशिएंट स्टोक्स लॉ में बता सकते हैं। और जो वेलोसिटी होती है, एक टर्मिनल वेलोसिटी, एक लेवल के बाद जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चेंज होती है उसे टर्मिनल वेलोसिटी हम बोलते हैं, उसका भी फॉर्मूला डेरिवेशन है। तो इसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी और को सिर्फ आप डेफिनेशन भी याद रखे चलेगा, स्टोक्स लॉ शॉर्टली याद रखना है। तो ये दो चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पक्के कर लो आज के तारीख में। नेक्स्ट कल जो है आगे के चैप्टर्स के पॉइंट्स भी कम है, ये पॉइंट्स भी ज़्यादा थे, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा थे। और आप देखो यहाँ 4 न्यूमेरिकल इसके भी है। सोप बबल वाला न्यूमेरिकल करने के लिए शॉर्टकट बोलता हूँ आपको, क्या करना भाई, रेडियस या तो स्मॉल ड्रॉपलेट, सोप बबल का जो क्वेश्चन है रेडियस, जनरल फॉर्मूला T इज इक्वल टू F बाय
हमारा एल वाला यूज कर लेना है आपने। अगर आपको रेडियस दिया और सरकमफ्रेंस बोला 2 पाई आर, तो आपने लेंथ ले लेना है 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। जो भी आपके पास क्वेश्चन कराए हुए हैं उसमें आप देख के ये कर सकते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन वाला एक फॉर्मूला जो अभी अपन ने dw = T × dA रखे, एंड वाटर राइजेस टू हाइट, हमारा जो हाइट ऑफ लिक्विड का जो फॉर्मूला है H = आप ले सकते हैं 2t cos θ बाय r rho g, उसके हिसाब से आपको ये फॉर्मूला लेना है। और यहाँ पर जो पूछा H का फॉर्मूला है 2t cos θ बाय r rho g, यहाँ से आपको जो भी चीज़ पूछा उसका फॉर्मूला बना के आप निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल। और ये एक बड़ा ड्रॉपलेट कट होके ब्रेक होके छोटों में कन्वर्ट हुआ है, छोटा मिल के कोलसो के कोलैप्स एक जगह आके बड़ा बना है। ऐसे टाइम पे आप ये वाला क्वेश्चन यूज करना, ये जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। खासतौर से ऐसे टाइम पे आपको बोलेगा 27, ऐसा कोई क्यूब नंबर देगा, या तो बड़े का रेडियस देगा या छोटे का, जो भी दे आप दूसरा वाला मालूम कर लेना। क्या रखना, n स्मॉल का वॉल्यूम इक्वल टू बिग का वॉल्यूम इक्वल टू v = nv रख देना आप, कैपिटल V = n स्मॉल v ऐसा रख देना। और चूंकि स्फेरिकल शेप है 4/3 पाई आर क्यूब यूज होता है, सो 4/3 पाई दोनों तरफ कैंसिल। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं रेडियस कैपिटल आर का क्यूब लो, बड़े का रेडियस इक्वल टू n स्मॉल आर का क्यूब लो, छोटे का रेडियस का क्यूब। अब n की जो वैल्यू रहती ऐसी रहती, किसी ना किसी का क्यूब रहता, सो क्यूब रूट लेने पर जो है पूरे एग्जैक्टली r = n जो भी है उसका क्यूब रूट लो और r आ जाता। छोटा दिया तो बड़ा, बड़ा दिया तो छोटा मालूम होता। और dw = T × dA, dA के अंदर खास बात याद रख लेना, एरिया जो है a2 - a1 करके लेना, 4 पाई r² वैल्यू एरिया की रखना, सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप। और फिर ये वाला क्वेश्चन एक करके निकालो, उसके जैसे ही दूसरे क्वेश्चन भी आएंगे, आप उसको इजीली कर सकते हैं। तीसरा जो चैप्टर है सिर्फ 5 इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, खास तौर से प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला जो है, इसका भी वीडियो हमारा डाला हुआ है प्रेशर ऑफ गैस का। आपने अच्छे से ये वीडियो देख के सर्च करो, डायरेक्टली हमारे पास यूट्यूब पे प्रेशर ऑफ गैस बाय सज्जाद सर आप डाले तो ये पूरा प्रूफ आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है छोटे छोटे, वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में अभी जितना पढ़ा हुआ है पक्का हो जाना पूरा, इसके बाद अगला वीडियो नेक्स्ट कल जो डालेंगे उसके अंदर कोशिश करेंगे मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करें, और फिर उसके बाद एक लास्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट हमारा रिवीजन कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ जो है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड स्टडी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।